सोचिए, भारत के संविधान की किताब आपके हाथ में है और कोई आपसे कहे कि इसका जो पहला पन्ना है, इसकी जो आत्मा है, वो असल में इस किताब का हिस्सा ही नहीं है। एक अजीब सा सवाल खड़ा हो गया था। क्या प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जिसे हम संविधान का पहचान पत्र कहते हैं, वो कानूनी तौर पर संविधान की बॉडी का पार्ट है भी या नहीं? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। ये एक ऐसा कानूनी बवंडर था जो 13 साल तक चला। 13 साल? हाँ, कहानी शुरू होती है 1960 में बेरूबारी यूनियन केस से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉम्बशेल फैसला सुनाया। क्या? कि प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों को दिखाती तो है, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं है। सोचिए, संविधान की आत्मा को ही शरीर से अलग कर दिया गया। मतलब एक ऐसा पहचान पत्र जिसे आप जेब में तो रख सकते हैं, पर कानूनी तौर पर वो आपका है ही नहीं। बिल्कुल। और फिर 13 साल बाद 1973 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा केस आता है, केशवानंद भारती केस। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक 180 डिग्री का टर्न लिया। एक पूरा यू टर्न। उन्होंने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और कहा, नहीं, हमसे गलती हुई थी। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। और ये जानना सिर्फ अकादमिक बहस के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सांस लेने जितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तभी तो संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके इसमें संशोधन कर सकती है, यानी बदलाव कर सकती है। और यहीं से उन सवालों का जाल बुना जाता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अच्छा। आज हम इन्हीं नोट्स की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इस एक पन्ने में पूरे संविधान का सार कैसे छुपा है। चलिए, तो फिर इस पहचान पत्र की चीरफाड़ शुरू करते हैं। इन नोट्स में सबसे पहली लाइन ही एक कोटेशन है, संविधान का पहचान पत्र, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द अपने आप में इतने दमदार हैं, पर ये कहा किसने था? ये तो सीधा सीधा प्रीलिम्स का सवाल है। हाँ, ये एक 5 स्टार फैक्ट है। ये कहा था महान न्यायविद N.A. पालकीवाला ने। अच्छा, पालकीवाला? उन्होंने प्रस्तावना की अहमियत को एक लाइन में समेट दिया। प्रस्तावना असल में संविधान की भूमिका है, उसका सार है। इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर देखकर आपको पता चल जाता है कि फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है या कॉमेडी। वैसे ही प्रस्तावना पढ़कर आपको पता चल जाता है कि हमारा संविधान किन आदर्शों पर खड़ा है। तो ये ट्रेलर बनाने का आइडिया आया कहाँ से? इसका सोर्स कोड क्या था? क्या ये हमारे संविधान निर्माताओं का एकदम ओरिजिनल आइडिया था? यहाँ 2 बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इसका आधार था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल। यही वो दस्तावेज था जिसने संविधान सभा को दिशा दिखाई कि हमें कैसा भारत बनाना है। बाद में इसी संकल्प को थोड़ा बदलकर प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। और दूसरा सोर्स? और दूसरा, दुनिया में सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना शामिल करने की प्रथा अमेरिका ने शुरू की थी। तो हमने ये अच्छी प्रथा वहां से अपनाई। ठीक है, तो अब आते हैं इसके टेक्स्ट पर, इसके एक एक शब्द पर, क्योंकि यूपीएससी में शब्दों का ही खेल है। मैं इसे पढ़ता हूं और फिर हम इसके कंपोनेंट्स को तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहीं रुकिए, इस पहली लाइन में ही पूरा निचोड़ छिपा है। इन नोट्स में बहुत खूबसूरती से इसके 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला है अधिकार का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। संविधान को ये शक्ति दे कौन रहा है? और इसका जवाब पहले 3 शब्दों में ही है, हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन छोटी सी है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी हमारा देश होगा कैसा। अच्छा। इसमें वो 5 जादुई शब्द हैं जिनका क्रम यूपीएससी का फेवरेट गूगली है। हाँ, ये क्रम तो मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, रिपब्लिक। एग्जाम के प्रेशर में ये आगे पीछे हो ही जाते हैं। और इसी के लिए इन नोट्स में एक बेहतरीन मेमोरी हैक दिया गया है। इसे दिमाग में चिपका लीजिए, SSSDR। SSSDR। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर हो जिसका नाम हो SSS, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और फिर DR से डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अरे वाह,
एक बार ये क्रम बैठा लिया तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। SSSDR। SSSDR, ये तो शानदार हैक है। और ये सिर्फ रटने के लिए नहीं, ये एक वैचारिक यात्रा भी दिखाता है। कैसे? पहले हम एक आजाद, अपने फैसले खुद लेने वाला देश सॉवरेन बने। फिर हमने तय किया कि हम एक समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होंगे। कमाल है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। हमने ये तो बता दिया कि हमारा राज्य कैसा होगा, पर सवाल ये है कि ये राज्य अपने नागरिकों को देगा क्या, इसका लक्ष्य क्या है। अच्छा, यहीं पर सामने आते हैं संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ भी 4 बड़े आदर्श हैं और मुझे यकीन है कि इनका क्रम भी उतना ही जरूरी होगा। बिल्कुल। पहला है न्याय, जस्टिस, और ये भी 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा है स्वतंत्रता, लिबर्टी, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी। ओके। तीसरा है समता, इक्वालिटी, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की बराबरी। और चौथा है बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। बिल्कुल। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद दिलाता है। Okay. पर इस क्रम को याद रखने का कोई तरीका है? ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए भी एक निमोनिक है, याद रखिए, JLIF। सुनने में जस्ट लेफ्ट जैसा लगता है, जैसे कोई अभी अभी गया है। जस्ट लेफ्ट। अच्छा, J से जस्टिस, L से लिबर्टी, E से इक्वालिटी और F से फ्रेटर्निटी। क्रम एकदम पक्का। SSSDR और JLIF, ये 2 हैक्स प्रस्तावना के स्ट्रक्चर वाले सवाल कभी गलत नहीं होने देंगे। अद्भुत। हाँ। और एक बात जो मुझे यहाँ जोड़नी है, जब हम न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बिल्कुल, तो ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है। सही बात है। हमारे संविधान में आगे चलकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं आदर्शों को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप देते हैं। बेहतरीन कनेक्शन, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। प्रस्तावना बीज है और बाकी का संविधान वो पेड़ है जो उस बीज से उगता है। अब आते हैं चौथे और आखिरी कंपोनेंट पर, संविधान को अपनाने की तारीख, डेट ऑफ अडॉप्शन। और यहाँ एक क्लासिक ट्रैप है। क्या? तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949। और ट्रैप ये है कि ज्यादातर लोग इसे संविधान के लागू होने की तारीख समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि ये सिर्फ अपनाने की, यानी अडॉप्ट करने की तारीख है। संविधान पूरी तरह से लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सही। एग्जामिनर इन दोनों तारीखों के बीच फंसाने की पूरी कोशिश करता है। एकदम सही। तो अब तक हमने प्रस्तावना का एक्सरे कर लिया, पर अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या इसमें बदलाव हो सकता है? हाँ। ये जो शब्द हमने पढ़े SSSDR वाले, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगर केशवानंद भारती केस ने यह तय कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि संसद की संशोधन की शक्ति का दरवाजा भी खुल गया। हाँ, और संसद ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप नींद में भी नहीं भूल सकते। क्या है वो? प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ओनली वंस। बस एक बार? बस एक बार। ये हुआ था 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संशोधन, इसे तो मिनी संविधान भी कहते हैं, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदर्भ है। बिल्कुल। ये संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया गया था, जब सरकार के पास असीमित शक्तियां थीं। अच्छा। यही वजह है कि इसमें इतने बड़े बड़े और विवादास्पद बदलाव किए गए, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ना भी शामिल था। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान भी था। तो वो 3 शब्द कौन से थे जिन्होंने प्रस्तावना का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया? इन नोट्स में ये बहुत साफ साफ दिया है। 1976 से पहले राज्य की प्रकृति थी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 1976 के बाद ये हो गई सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द SSSDR वाले हमारे फॉर्मूले में फिट कर दिए गए। बिल्कुल। और तीसरा शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो राज्य के चरित्र को बताते हैं, लेकिन तीसरा शब्द अखंडता, इंटेग्रिटी,
जोड़ा गया। क्या उस समय देश की एकता को कोई खास खतरा महसूस किया जा रहा था जिसकी वजह से इस शब्द को जोड़ना जरूरी समझा गया? बहुत अच्छा सवाल है। उस दौर में अलगाववादी आंदोलनों की कुछ चिंताएं थी। तो पहले जहां सिर्फ राष्ट्र की एकता लिखा था, उसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। अच्छा। ये एक मनोवैज्ञानिक और कानूनी दोनों तरह का संदेश था कि भारत की अखंडता से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संशोधन की देन है। इसे रट लीजिए। बिल्कुल। तो अब हम उस सवाल के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं जो हमने शुरू में उठाया था। इज द प्रियम्बल जस्ट अ ब्यूटीफुल पोएम और डज इट हैव रियल पावर? अगर इसमें इतने बड़े बड़े वादे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, तो क्या मैं एक आम नागरिक इन वादों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकता हूं? और यहीं पर यूपीएससी सबसे बड़ा ट्रैप बिछाता है, जिसे इन नोट्स में एग्जामिनर्स ट्रैप, द पावर मिथ कहा गया है। अच्छा। इसका सीधा और सपाट जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर अच्छे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। इन नोट्स में 3 बातें लिखी हैं जो पत्थर की लकीर हैं। क्या है वो 3 बातें? पहली, यह गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब है कि इसे अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आप इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते। मतलब ये एक नैतिक निर्देश है, कानूनी अधिकार नहीं। हाँ। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये संविधान की मिशन स्टेटमेंट है। मिशन स्टेटमेंट? हाँ, ये बताती है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारी दिशा क्या है। लेकिन जैसे आप किसी कंपनी को उसकी मिशन स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट नहीं ले जा सकते। सही बात है कि आप तो दुनिया को बेहतर बनाने की बात करते थे पर आपका प्रोडक्ट खराब निकला, वैसे ही आप सरकार को प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट नहीं ले जा सकते। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। अब दूसरा पॉइंट, ये विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत नहीं है। यानी सरकार प्रस्तावना का हवाला देकर कोई नया कानून बनाने की शक्ति हासिल नहीं कर सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि क्योंकि प्रस्तावना में समाजवाद लिखा है इसलिए हम सबकी संपत्ति जब्त करने का कानून बना रहे हैं। अच्छा, तो कानून बनाने की असली शक्ति संविधान के अनुच्छेदों से, आर्टिकल से आती है, प्रस्तावना से नहीं। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट इसका उल्टा होगा कि ये विधायिका की शक्तियों पर कोई रोक भी नहीं लगाता है। एकदम सटीक। जैसे ये शक्ति देता नहीं वैसे ये किसी शक्ति को रोकता भी नहीं। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है, अगर ये ना तो शक्ति देता है, ना रोकता है और ना ही इसे कोर्ट में लागू कर सकते हैं, तो फिर इस खूबसूरत कविता का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए है? नहीं, यहीं पर इसका असली छिपा हुआ काम सामने आता है। क्या है वो? ये कविता नहीं है, ये दिशा है। ये एक मार्गदर्शक सितारा है, अ गाइडिंग स्टार। इन नोट्स में एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश लाइन है जो इसे परफेक्टली समझाती है। बताइए। प्रियम्बल वाइब सेट करता है, पावर नहीं देता। प्रियम्बल वाइब सेट करता है, पावर नहीं देता। हाँ, जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद या किसी कानून की भाषा अस्पष्ट होती है, जब जजों को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब निकालें, तब वो प्रस्तावना की तरफ देखते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं का इरादा क्या था। अच्छा। वो किस दिशा में जाना चाहते थे। ये संविधान की व्याख्या करने की कुंजी है। मतलब ये एक फिलोसॉफिकल जीपीएस है, लीगल हथियार नहीं। जब भी सिस्टम रास्ता भटक जाए तो इस जीपीएस को देखो और सही रास्ते पर वापस आ जाओ। बिल्कुल। बहुत खूब। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को, इस पूरे डीप डाइव को कुछ शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? इन नोट्स के अंत में एक बेहतरीन 10 वर्ड समरी दी गई है जो इसकी पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। क्या है वो? A preface reflecting the mind, ideals and soul of the Constitution. यानी एक ऐसी भूमिका जो संविधान बनाने वालों के मन, उनके आदर्शों और उनकी आत्मा को दर्शाती है। इससे बेहतर सारांश नहीं हो सकता। शानदार। तो आज हमने प्रस्तावना के हर पहलू को खंगाल लिया, उसके इतिहास से लेकर उसके शब्दों के क्रम तक और उसकी असली शक्ति तक। लेकिन हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। सवाल ये है, और ये बहुत गहरा है, अगर केशवानंद भारती केस कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ, कि संसद संविधान की नींव को नहीं हिला सकती, तो क्या प्रस्तावना के आत्मा कहे जाने वाले शब्दों जैसे लोकतंत्र या पंथ निरपेक्ष को कभी हटाया जा सकता है? संशोधन की शक्ति और मूल ढांचे के सिद्धांत के बीच की ये बारीक रेखा आखिर खींची कहाँ जाती है?
सोचिएगा जरूर। अच्छा, एक सीधा सवाल। मान लीजिए कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैं और कोई आपसे पूछता है, आप कहते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज भी आपका देश कॉमनवेल्थ का सदस्य है और आप संयुक्त राष्ट्र के नियमों से भी बंधे हैं। तो क्या आप वाकई 100% आजाद, मतलब संप्रभु हैं? यकीन मानिए, इस सवाल पर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और यही तो वो क्लासिक जाल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक में बिछाया जाता है। हाँ, इस एक सवाल में पूरी भारतीय राजनीति का सार छिपा है और इसका जवाब किसी मोटी किताब में नहीं, बल्कि हमारे संविधान के पहले पन्ने में है, उसकी आत्मा में, यानी प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आज हम इन नोट्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि एक एक शब्द को स्कैन करेंगे, जैसे कोई जासूस किसी कोड को डिकोड करता है। हमारा मिशन है लक्ष्मीकांत के ज्ञान को यूपीएससी के मार्क्स में बदलना। बिल्कुल। तो चलिए शालिद के इस पहचान पत्र को डिकोड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि परीक्षक की नजर आखिर कहाँ होती है। हमारा पहला पड़ाव है राज्य का चरित्र। चलिए पहले शब्द से ही शुरू करते हैं जो भारत की पूरी कहानी कहता है, संप्रभु, सॉवरेन। नोट्स में साफ लिखा है, भारत न तो किसी पर निर्भर है और ना ही किसी का डोमिनियन है। यह एक स्वतंत्र राज्य है। आसान भाषा में, हम अपने घर के मालिक हैं। बिल्कुल, हमारे ऊपर कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। हम अपने घर के मालिक हैं, ये तो समझ आ गया, लेकिन मालिक होने का मतलब क्या है? क्या हम अपने घर में नए कमरे बना सकते हैं या कोई पुराना कमरा किसी पड़ोसी को दे सकते हैं? बेहतरीन सवाल, और यही संप्रभुता की असली ताकत है। इसके दो पहलू हैं। पहला, भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते किसी विदेशी जमीन पर कब्जा कर सकता है। अच्छा। और दूसरा, वो अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप भी सकता है। ये फैसले लेने की आजादी ही संप्रभुता का असली सबूत है। ठीक है, अब मैं उस कॉमनवेल्थ वाले सवाल पर वापस आती हूँ। अगर हम इतनी ही आजाद हैं, तो ये सदस्यता क्यों? ये तो एक तरह का कंफ्यूजन पैदा करता है। और यही है पहला लक्ष्मीकांत ट्रैप। देखिए, परीक्षक को पता है कि एस्पिरेंट्स यहीं फंसेंगे। हाँ। इसका कीवर्ड है अतिरिक्त संवैधानिक घोषणा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत का कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। यह बस सरकार की एक घोषणा है, एक स्वैच्छिक फैसला। मतलब हम जब चाहे इसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आज चाहे तो आज ही बाहर आ सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये क्लब की सदस्यता जैसा है, कोई कानूनी बंधन नहीं। और यूएन की सदस्यता भी? हाँ, वही बात यूएन पर भी लागू होती है। हम नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हमने स्वेच्छा से उन्हें माना है, किसी के दबाव में नहीं। ठीक है, तो संप्रभुता क्लियर है, लेकिन भारत अपने फैसले किस दिशा में लेगा? यहीं पर प्रस्तावना का अगला शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट आता है, और ये शब्द तो मूल संविधान में था भी नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। इसे 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और यहाँ एक वर्सेस बैटल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कौन सा बैटल? साम्यवादी समाजवाद बनाम भारतीय समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, जैसे चीन या पूर्व सोवियत संघ में था, वो कहता है कि सब कुछ, मतलब फैक्ट्री, जमीन, खदाने, सब सरकार का होगा, निजी संपत्ति खत्म। लेकिन भारत में तो अंबानी और अडानी भी हैं और हमारे पास अपनी खुद की संपत्ति भी है, तो फिर हम समाजवादी कैसे हुए? यही तो भारतीय समाजवाद का अनोखापन है। हम लोकतांत्रिक समाजवाद को मानते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद? इसे एक ऐसी क्रिकेट टीम की तरह समझिए जहां कुछ खिलाड़ी सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट। अच्छा। दोनों साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए खेलते हैं। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य निजी संपत्ति खत्म करना नहीं है। नहीं, हमारा लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिश्रण हुआ। हाँ, लेकिन झुकाव गांधीवाद की तरफ ज्यादा है। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है जो मेंस के लिए बहुत जरूरी है। क्या? 1991 में जब हमने एलपीजी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, तो हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे और खोल दिए। हाँ, वो तो है। इससे भारतीय राज्य की समाजवादी साख थोड़ी, क्या कहते हैं, कमजोर या डाइल्यूट हुई, और ये टकराव आज भी दिखता है। वाह, ये तो एक जीवित बहस है। चलिए अगले शब्द पर आते हैं जो समाजवाद जितना ही विवादास्पद है, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। ये भी 42वें संशोधन में ही जोड़ा गया था। और यहाँ भी एक वर्सेस बैटल है, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता बनाम भारतीय। अच्छा।
पश्चिमी मॉडल, खासकर फ्रांस का, कहता है कि धर्म और सरकार के बीच एक दीवार होनी चाहिए, एक सख्त अलगाव। इसे नकारात्मक अवधारणा कहते हैं। और भारत का मॉडल? भारत का मॉडल है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब? यहाँ सरकार और धर्म के बीच दीवार नहीं है, बल्कि सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान और समर्थन देती है। सरकार हज सब्सिडी दे सकती है तो कुंभ मेले का प्रबंधन भी कर सकती है। लेकिन नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ही, मतलब इस शब्द के जोड़े जाने से 2 साल पहले ही कह दिया था कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। ये कैसे? ये एक शानदार पॉइंट है और यहीं से यूपीएससी सवाल उठाता है। अच्छा। देखिए, संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं डाला था। उन्हें लगा कि पूरा संविधान ही इसी भावना पर आधारित है। जैसे कि अनुच्छेद 25 से 28 जो सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी देते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है। 1976 में शब्द को जोड़कर सिर्फ उस बात को स्पष्ट किया गया जो पहले से ही संविधान की आत्मा थी। समझ गई। अब अगले शब्द पर आते हैं जो शायद सबसे आसान लगता है, पर है नहीं। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मतलब सर्वोच्च शक्ति जनता के पास। हाँ, लेकिन शक्ति का प्रयोग कैसे होता है? इस पर लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां लोग कानून बनाने जैसे बड़े फैसलों पर सीधे वोट करते हैं। और इसके लिए उनके पास कुछ खास उपकरण है ना? नोट्स में एक निमोनिक है, ड्रिप। बिल्कुल, इसे याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में काम आएगा। आर से रेफरेंडम, जब कोई कानून सीधे लोगों के पास वोट के लिए भेजा जाता है। सही। आई से इनिशिएटिव, जब लोग खुद किसी कानून का प्रस्ताव बना सकते हैं। और पी से प्लेबिसाइट, जो किसी जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए होता है। हाँ, और एक और है रिकॉल, अगर प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे वापस बुला लेना। और भारत में, जो इतना बड़ा देश है, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधि, मतलब सांसद और विधायक चुनते हैं। हमारी प्रणाली संसदीय है। सही। इसे एक स्कूल की तरह समझिए। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल क्लास के मॉनिटर की तरह हैं, जिन्हें क्लास यानी संसद को जवाब देना पड़ता है। और अमेरिका की प्रणाली राष्ट्रपति वाली है। हाँ, वहाँ राष्ट्रपति एक प्रिंसिपल की तरह है, जो क्लास से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और इस क्रम में अंतिम शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। मुझे हमेशा लगता था कि इसका मतलब बस इतना है कि हमारे यहाँ राजा या रानी नहीं होते। ये आधा सच है। गणराज्य का सीधा मुकाबला राजशाही से है। ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन भारत जैसे गणराज्य में राज्य का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। हाँ, लेकिन नोट्स कहते हैं कि इसके 2 छिपे हुए अर्थ भी हैं जो यूपीएससी के लिए डेंजर जोन है। अच्छा, वो क्या है? बिल्कुल। पहला छिपा हुआ अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि भारत के लोगों में है। सारी शक्ति का स्रोत जनता है। सही। और दूसरा, जो और भी महत्वपूर्ण है, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का ना होना। मतलब राष्ट्रपति के पद से लेकर क्लर्क तक हर सरकारी दफ्तर हर नागरिक के लिए खुला है, कोई शाही खानदान नहीं है। वाह! तो ये 5 शब्द, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये बताते हैं कि भारत क्या है। बिल्कुल। अब प्रस्तावना के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो बताता है कि भारत अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है, यानी इसके उद्देश्य। सही कहा। ये हमारे संविधान का वादा है, और पहला वादा है न्याय का, जस्टिस का। इस विचार को हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। और इसे याद रखने के लिए भी एक निमोनिक है, JSEP। J से जस्टिस और SEP से इसके 3 रूप। हाँ, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इनका असली मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, रंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जैसे आरक्षण। हाँ। आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। और इन तीनों को मिलाकर ही वितरणात्मक न्याय कहते हैं, है ना? एकदम सही। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मौलिक अधिकार और DPSP ये दोनों मिलकर इस न्याय को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। अगला वादा है स्वतंत्रता, लिबर्टी का। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बड़ी लाल स्याही से चेतावनी लिखी है, लक्ष्मीकांत ट्रैप। हाँ, क्योंकि ये वो शब्द है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। स्वतंत्रता का मतलब जो मन चाहे वो करने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है?
हमारी स्वतंत्रता योग्य है, मतलब क्वालिफाइड है, पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल देश के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं कर सकते। अच्छा। आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से देश की सुरक्षा और दूसरों के अधिकारों का हनन शुरू होता है। संविधान इस पर उचित प्रतिबंध लगाता है। तो इसकी परिभाषा के दो भाग हैं, एक अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव और दो व्यक्ति को खुद का विकास करने के लिए अवसर देना। बिल्कुल। और प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। और ये सिर्फ वादे नहीं है। नहीं, इन्हें मौलिक अधिकारों के जरिए लागू किया जा सकता है। अगर सरकार आपकी स्वतंत्रता छीनती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अब आते हैं अंतिम 2 उद्देश्यों पर, समता, इक्वालिटी, और बंधुता, फ्रेटर्निटी। इनका एक फ्रेंच कनेक्शन है। हाँ, ये आदर्श हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। समता का मतलब है विशेष सुविधाओं का अंत और सभी को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके देना। इसके भी 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। सही। नागरिक समता यानी कानून के सामने सब बराबर, राजनीतिक समता यानी वोट देने का अधिकार, और आर्थिक समता जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत। और बंधुता मतलब भाईचारा। हाँ, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। संविधान इसे कैसे बढ़ावा देता है? इसका सबसे बड़ा जरिया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा। आप चाहे तमिलनाडु से हो या पंजाब से, आप सिर्फ भारतीय हैं। आपके पास राज्य की अलग नागरिकता नहीं है जैसा अमेरिका में होता है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का एक जबरदस्त उद्धरण है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्होंने इसे त्रिमूर्ति का संघ या यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कहा था। त्रिमूर्ति का संघ। सोचिए, अगर समता के बिना स्वतंत्रता दी जाए तो क्या होगा? कुछ शक्तिशाली लोग बाकी सबको दबा देंगे। सही बात है। और अगर स्वतंत्रता के बिना समता दी जाए तो हर कोई बराबर तो होगा, लेकिन किसी के पास कुछ नया करने की आजादी नहीं होगी। सब एक मशीन के पुर्जे बन जाएंगे, और इन दोनों के बिना भाईचारा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये तीनों एक साथ ही लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। बेहतरीन। तो चलिए परीक्षा से ठीक पहले वाले मोड में आते हैं और एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल चीट शीट हो जाए। नागरिक समता अनुच्छेद 14 से 18। सही। राजनीतिक समता अनुच्छेद 325 और 326। आर्थिक समता अनुच्छेद 39 जो कि डीपीएसपी है। बंधुता अनुच्छेद 51A। और पंथ निरपेक्षता का आधार अनुच्छेद 25 से 28। इन्हें रट लीजिए। और अब सबसे जरूरी 4 लक्ष्मीकांत ट्रैप्स का फाइनल सारांश। बिल्कुल। ट्रैप 1, संप्रभुता बनाम कॉमनवेल्थ। याद रखें, ये एक अतिरिक्त संवैधानिक और स्वैच्छिक सदस्यता है। ट्रैप 2, समाजवाद का प्रकार। हम लोकतांत्रिक समाजवाद वाले हैं, साम्यवादी समाजवाद वाले नहीं। ट्रैप 3, स्वतंत्रता की परिभाषा। ये योग्य है, पूर्ण नहीं। ये लाइसेंस नहीं, जिम्मेदारी है। और ट्रैप 4, स्रोत का भ्रम। न्याय का आदर्श रूसी क्रांति से, स्वतंत्रता, समता, बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से। अंत में सारे निमोनिक्स एक साथ। प्रस्तावना का क्रम SOSODE। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उद्देश्य JSEP। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण DRI, P और रिकॉल। शानदार। अब प्रस्तावना का कोई भी सवाल आपको फंसा नहीं सकता। तो ये था हमारे संविधान के पहचान पत्र का पूरा डीकोड। एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, बल्कि ये भी वादा करता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द बाद में जोड़े गए। हमने ये भी देखा कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने समाजवादी चरित्र को कुछ हद तक बदला। ये हमें प्रस्तावना के बारे में क्या बताता है? कि ये बदल सकती है? क्या ये पत्थर की लकीर है या एक जीवित सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बदल सकता है तो क्या भविष्य के संशोधन इसके मूल चरित्र को इतना बदल सकते हैं कि हम इसे पहचान भी ना पाएं?
इस पे सोचिएगा। चलिए आज की मास्टर क्लास एक सीधे और विवादास्पद सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत की संसद कल सुबह उठकर ये फैसला ले सकती है कि भारत अब लोकतंत्र नहीं बल्कि एक राजशाही होगा? क्या उनके पास संविधान को इस हद तक बदलने की शक्ति है? ये सवाल सिर्फ सुनने में नाटकीय नहीं है। ये वो सवाल है जो हमें सीधे 1973 के सुप्रीम कोर्ट के उस कमरे में ले जाता है जहां 13 जज भारत के इतिहास की सबसे लंबी बहस कर रहे थे। ये सवाल हमें हमारे संविधान की आत्मा की खोज पर ले जाता है, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। क्या ये प्रस्तावना सिर्फ संविधान की किताब का एक सुंदर कवर पेज है या ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई डिलीट नहीं कर सकता? आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाएंगे और यूपीएससी के हर संभावित जाल को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी? बिल्कुल, और यहीं पर पहला ट्रैप है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ऑफ कोर्स इट इज, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए टाइमलाइन पर चलते हैं। हाँ बताइए। साल 1960, बेरूबारी यूनियन केस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब 1950 से लेके 1973 तक पूरे 13 सालों के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना कानूनी तौर पर सिर्फ एक परिचय थी, संविधान का अंग नहीं? एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक चाबी हो सकती है, उनके इरादों को समझने का एक जरिया हो सकती है, लेकिन ये कानून का हिस्सा नहीं है। हाँ, आप इसके आधार पर कोई दलील नहीं दे सकते। ये एक बड़ा झटका था। तो फिर वो क्या पल था जब ये चाबी दरवाजे का हिस्सा बन गई? वो बड़ा यू टर्न कब आया? वो पल था 1973 का केशवानंद भारती केस। देखिए, इसे यू टर्न कहना भी छोटा शब्द होगा। ये एक संवैधानिक क्रांति थी। पर ये हुआ क्यों? मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, 1970 के दशक की शुरुआत में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। सरकार का मानना था कि संसद सर्वोच्च है और वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। और कोर्ट इस बात से चिंतित था। हाँ, वो दौर था जब संसद भारी बहुमत से संविधान में बड़े बड़े बदलाव कर रही थी। सही पकड़ा है। इसी टकराव के बीच केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी। हाँ। और उन्होंने अपने ही 13 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हाँ। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि ये संविधान का एक अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, मूल ढांचे का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा, ये शब्द तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मंत्र की तरह है। इसका मतलब क्या है बिल्कुल सरल भाषा में? समझिए, सरल भाषा में कोर्ट ने कहा, संसद जी, आपके पास संविधान को बदलने की शक्ति है, लेकिन आप इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। आप घर का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। नींव नहीं तोड़ सकते? हाँ, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का विभाजन, ये सब नींव का हिस्सा हैं। और इसी के साथ आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया कि संसद भारत को राजशाही नहीं बना सकती। बिल्कुल, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य होना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। वाह, तो केशवानंद भारती केस ने न सिर्फ प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाया बल्कि उसे संविधान का रक्षक भी बना दिया। और फिर 1995 में वो जो LIC ऑफ इंडिया केस था, उसने तो इस पे मोहर ही लगा दी होगी। बिल्कुल, 1995 में कोर्ट ने फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए की टेकअवे क्या है? आज की तारीख में प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो साफ हो गया। अब मेरे मन में एक और उलझन है और मुझे यकीन है कि हर स्टूडेंट यही सोच रहा होगा। आपने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर हम इसकी शक्तियों को देखें तो ये एक तो विधायिका को कोई शक्ति नहीं देती। सही। दूसरा, विधायिका की शक्तियों पर कोई रोक भी नहीं लगाती। वो भी सही। और सबसे जरूरी, ये कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है, यानी गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल है। हाँ। तो अगर इसे कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर इसे संविधान का अभिन्न अंग कहने का क्या मतलब हुआ? ये तो बस एक खूबसूरत सजावट की तरह लगता है जिसकी कोई असली ताकत नहीं है। बहुत ही शानदार सवाल। और यहीं पर 90% छात्र गलती करते हैं। वो इसकी नॉन जस्टिशिएबल प्रकृति को इसकी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत कहीं और है। समझिए, प्रस्तावना संविधान का कानूनी कंपास है। कानूनी कंपास, इसका क्या मतलब?
इसका मतलब है कि जब भी किसी कानून की व्याख्या में या संविधान की किसी अनुच्छेद की अर्थ में कोई अस्पष्टता होती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखते हैं? प्रस्तावना की ओर। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान निर्माता क्या हासिल करना चाहते थे, उनका लक्ष्य क्या था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अच्छा, तो प्रस्तावना सीधे कानून नहीं बनाती, लेकिन एक कानून का सही मतलब समझने में मदद करती है। ये एक गाइडिंग स्टार की तरह है। ओहो, तो ये वो रोशनी है जो जजों को रास्ता दिखाती है जब कानूनी रास्ते पर अंधेरा हो। इसे समझने के लिए वो स्कूल डायरी वाला उदाहरण सही बैठेगा, है ना, कि डायरी के पहले पन्ने पर लिखा मिशन स्टेटमेंट, हम चरित्र निर्माण करेंगे, ये स्कूल के हर नियम के पीछे की भावना को बताता है, भले ही आप मिशन स्टेटमेंट को लेकर स्कूल पर केस नहीं कर सकते। एकदम परफेक्ट। ये संविधान के आदर्शों को स्थापित करता है और बाकी के अनुच्छेद उन आदर्शों को हासिल करने के उपकरण है। और नॉन जस्टिशिएबल शब्द को आप अपने नोट्स में 3 बार अंडरलाइन कर लीजिए, ये परीक्षक का पसंदीदा कीवर्ड है। ठीक है, कानूनी व्याख्या समझ आ गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि संविधान बनाने वालों की भावनाएं क्या थीं, उनके अपने शब्द क्या थे प्रस्तावना के बारे में। मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए ये कोड बैंक बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग में आता है। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले के.एम. मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मपत्री, हॉरोस्कोप कहा। जन्मपत्री? अरे वाह, जैसे जन्मपत्री किसी व्यक्ति का भविष्य और चरित्र बताती है, वैसे ही प्रस्तावना भारत के भविष्य का खाका खींचती है। इसे याद रखने का तरीका भी मिल गया। क्या? मुंशी जी भविष्य देखने के लिए जन्मपत्री पढ़ते हैं। सिंपल। ब्रिलियंट। अगला नाम है पंडित ठाकुरदास भार्गव। वो प्रस्तावना से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे कई उपाधियां दी। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा, द सोल, कुंजी, द की, गहना, द जूल, गहना भी, हाँ, और एक मापदंड, द यार्डस्टिक कहा, जिससे संविधान की कीमत आकी जा सकती है। इतने सारे सम्मान। लगता है भार्गव जी के लिए प्रस्तावना ही सब कुछ थी। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भार्गव जी को संविधान में सबसे कीमती चीज यानी आत्मा और गहना मिले। बहुत अच्छे। फिर आते हैं एक ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी सर अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा। जैसे संगीत में की नोट पूरे संगीत का सार तय करता है, वैसे ही प्रस्तावना पूरे संविधान का सार बताती है। और इसका मेमोरी हैक हो सकता है, बार्कर एक संगीतकार की तरह मुख्य सुर बजाता है। एग्जैक्टली। और अंत में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह की एक बहुत गहरी तुलना। उन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जैसी है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर है। उससे भी बढ़कर? हाँ। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक गंभीर संकल्प, सॉलम रिजॉल्व है। एक ऐसा संकल्प जिसे केवल एक क्रांति ही बदल सकती है। वाह, मतलब यह कोई साधारण वादा नहीं, यह एक पवित्र शपथ है जिसे राष्ट्र ने खुद से लिया है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, ये कोट सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये प्रस्तावना के प्रति संविधान निर्माताओं के गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। अब प्रस्तावना के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बढ़ाते हैं, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। हाँ, ये सिर्फ भाईचारे का एक सुंदर शब्द नहीं लगता, इसका एक गहरा संवैधानिक अर्थ है। आपने सही नस पकड़ी है। बंधुत्व राष्ट्र को जोड़ने वाला गोंद है और ये 2 बातों का आश्वासन देता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, इसका मतलब सिर्फ अच्छा खाना या घर नहीं है। के.एम. मुंशी के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। हर इंसान सम्मान का हकदार है, चाहे उसकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और दूसरा आश्वासन? दूसरा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके भी 2 आयाम हैं। एक है मनोवैज्ञानिक, यानी हम सब भारतीय हैं, ये भावना, और दूसरा है क्षेत्रीय, यानी भारत की सीमाओं की रक्षा। अच्छा। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह बंधुत्व का ही कानूनी रूप है। 1 मिनट, अखंडता, ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में एक यूपीएससी ट्रैप अलर्ट बजने लगता है। ये शब्द तो मूल प्रस्तावना में नहीं था, है ना? एकदम सही, आप परीक्षक की तरह सोचने लगी हैं। अखंडता शब्द को 1976 में कुख्यात 42 से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। उस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। हाँ, मुझे याद है,
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और इन्हें याद रखने का एक शानदार एक्रोनिम भी है। मुझे पता है, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सेक्युलर, यानी SIS। अरे इसे तो ऐसे याद रख सकते हैं, द प्रीएम्बल हैज अ सिस। ये कभी नहीं भूलेगा। हाँ, ये बहुत काम का है। और देखिए, प्रस्तावना के ये आदर्श सिर्फ हवा में नहीं है। बंधुत्व का विचार हमें अनुच्छेद 51A यानी मौलिक कर्तव्यों में भी साफ साफ दिखता है। एक कर्तव्य कहता है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। ये व्यक्ति की गरिमा से जुड़ता है। बिल्कुल। और दूसरा कहता है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। तो प्रस्तावना विजन देती है और अनुच्छेद उसे जमीन पर उतारते हैं। समझ गई। Preamble is the promise and the articles are the delivery mechanism। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है, परीक्षक का पसंदीदा जाल। प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे पहले अपनाया था या सबसे आखिर में? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि किताब का पहला पन्ना है तो सबसे पहले ही लिखा गया होगा। और यहीं पे छात्र गलती कर बैठते हैं। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रस्तावना को बाकी पूरे संविधान के लागू होने के बाद में अपनाया गया था। जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, उस पर बहस हो गई और उसे अपना लिया गया, उसके बाद प्रस्तावना को एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का तर्क क्या था? ये तो उल्टा लगता है। तर्क बहुत सीधा और शानदार था। संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों का सही प्रतिबिंब हो, न कि संविधान प्रस्तावना का। आप किसी किताब का सारांश, समरी, पूरी किताब लिखने के बाद ही लिखते हैं, पहले नहीं। ताकि सारांश में वही बातें हों जो किताब के अंदर हैं। एग्जैक्टली। प्रस्तावना हमारे संविधान का वही सटीक सारांश है। क्या बात है, ये योजित तो तभी नहीं भूल सकते। तो चलिए आज की इस गहरी और ऊर्जा से भरी चर्चा को संक्षेप में समझते हैं। पहला, प्रस्तावना अब संविधान का एक अभिन्न अंग है, केशवानंद भारती केस 1973 के बाद से। दूसरा, ये गैर न्यायोचित है, लेकिन यह अदालतों के लिए एक कानूनी कंपास का काम करती है। तीसरा, ये हमारे संविधान की जन्मपत्री, आत्मा और कुंजी नोट है। और चौथा, इसे सबसे अंत में अपनाया गया था। एकदम सटीक सारांश। लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहता हूँ। जरूर। हमने देखा कि केशवानंद भारती केस ने स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और हमने ये भी देखा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सवाल ये है, क्या भविष्य में कोई सरकार जिसके पास भारी बहुमत हो इन शब्दों को प्रस्तावना से हटा सकती है, या मूल ढांचे का हिस्सा होने के कारण ये शब्द अब हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गए हैं? एक बहुत ही दिलचस्प और आज के समय में प्रासंगिक सवाल। इस पर सोचिएगा, क्या संसद संविधान का इस्तेमाल करके खुद संविधान को ही मिटा सकती है? सोचिए, आपने किसी को अपने घर की मरम्मत करने का अधिकार दिया और उसने उस अधिकार का इस्तेमाल करके घर की नींव ही खोद डाली। क्या ऐसा हो सकता है? भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा ही भूचाल आया था। और उस भूचाल का केंद्र था एक अकेला सवाल, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत परिचय है या संविधान की आत्मा? एक तरफ थी संसद की असीमित शक्ति जो आर्टिकल 368 से मिलती है, और दूसरी तरफ था संविधान का मूल ढांचा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम लक्ष्मीकांत के इसी चैप्टर को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसे डिकोड करेंगे। हम प्रस्तावना की हर परत को खोलेंगे, उन छुपे हुए सवालों को समझेंगे जहां यूपीएससी के अभ्यर्थी अक्सर फंस जाते हैं, और देखेंगे कि संविधान का ये पहचान पत्र आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इस गहरी समझ की यात्रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? क्योंकि 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ये तो किसी भी तैयारी करने वाले के लिए एक झटके जैसा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था उस समय का, संदर्भ समझना जरूरी है। ये मामला भारत पाकिस्तान के बीच कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर था, और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। अच्छा? तो कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की एक कुंजी तो है, की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, लेकिन
ये कानून का हिस्सा नहीं है। उनका तर्क था कि ये विधायिका को कोई शक्ति नहीं देती, ना ही कोई शक्ति छीनती है, इसलिए इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। लेकिन ये तर्क तो मतलब अधूरा सा लगता है। फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे तो संविधान बचाने वाला केस भी कहते हैं। हाँ, एकदम सही। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 13 साल पुराने फैसले को पलट दिया। 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी और फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। लेकिन यहां उन्होंने एक ऐसी शर्त जोड़ दी जो भारतीय लोकतंत्र का रक्षा कवच बन गई। मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचा, ये शब्द सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि आप एक इमारत की मरम्मत कर सकते हैं। आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नई मंजिलें बना सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप उस इमारत की नींव को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, अगर नींव टूट गई तो पूरी इमारत ही ढह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्श ही संविधान की नींव हैं। संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इस मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो केशवानंद भारती के बाद भी LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसे फिर से दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय भी इस पे कोई संदेह बचा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। केशवानंद ने ये तो कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन LIC ऑफ इंडिया केस ने इस बात पर आखिरी और सबसे मजबूत मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग यानी इंटीग्रल पार्ट है। हिस्सा और अभिन्न अंग, इसमें एक बारीक फर्क है ना? बिल्कुल। अभिन्न अंग का मतलब है कि इसे संविधान से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ये विकास क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले हिस्सा नहीं, फिर हिस्सा है और आखिर में अभिन्न अंग है। तो ये स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसकी मूल आत्मा को नहीं बदला जा सकता। यही बात प्रस्तावना में इस्तेमाल हुए शब्दों को और भी महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि यही शब्द तो उस मूल आत्मा को परिभाषित करते हैं। तो क्या इसमें कभी संशोधन हुआ है? हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार। ये एक अनोखी घटना थी जो सिर्फ एक ही बार हुई। आर्टिकल 368 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1976 में 42nd संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटेग्रिटी। और ये 1976 का दौर तो देश में आपातकाल का दौर था। क्या इन शब्दों को जोड़ने का उस समय की राजनीति से कोई लेना देना था? बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि उस समय की राजनीतिक विचारधारा का एक गहरा प्रतिबिंब भी था। आपातकाल के उस उथल-पुथल भरे दौर में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन शब्दों को जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों को संविधान के केंद्र में लाकर ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो यहीं पर एक बड़ा जाल है जहां अभ्यर्थी फंस सकते हैं। अगर संशोधन हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बदला जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं। और परीक्षक जानते हैं कि छात्र कहां भ्रमित होंगे। वो सवाल ऐसे बना सकते हैं कि संसद प्रस्तावना में कोई भी बदलाव कर सकती है। ये कथन गलत है। आप आर्टिकल 368 का उपयोग करके प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप केशवानंद फैसले के अनुसार इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकते। सही बात है। संविधान की पूरी इमारत इन्हीं मूल तत्वों पर टिकी है। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो ढांचा ही नहीं बचेगा। चलिए अब उन शब्दों को ही डिकोड करते हैं जो इस ढांचे को बनाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, संप्रभु, सोवरेन। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, क्या कॉमनवेल्थ या UN का सदस्य होने से हमारी संप्रभुत्वता कम होती है? ये क्लासिक सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधानेतर व्यवस्था है। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में बहुत खूबसूरती से समझाया था कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता एक फ्री एसोसिएशन की तरह है। अच्छा। उन्होंने कहा था, यह स्वतंत्र इच्छा से किया गया एक समझौता है जिसे स्वतंत्र इच्छा से ही समाप्त किया जा सकता है। हमारी किसी ब्रिटिश क्राउन के प्रति कोई निष्ठा या वफादारी नहीं है। हम जब चाहें इस संगठन को छोड़ सकते हैं। अगला शब्द समाजवादी, सोशलिस्ट, जिसे 1976 में जोड़ा गया। भारत का समाजवाद चीन या पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी समाजवाद से कैसे अलग है? जमीन आसमान का अंतर है।
साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है, यानी सब कुछ राज्य का होता है। निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। जबकि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। यहाँ पब्लिक सेक्टर जैसे इसरो या सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा या रिलायंस दोनों साथ साथ काम करते हैं। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जहां हमने बाजार को और खोला, क्या हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा में कोई बदलाव आया है? क्या ये शब्द आज भी उतना ही प्रासंगिक है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीतियां निजीकरण और उदारीकरण की ओर झुकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय समाजवाद का मूल उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। तो भले ही हमारी नीतियां बदली हों, समाजवाद का यह मूल लक्ष्य आज भी संविधान का हिस्सा है। जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा था, हमारा समाजवाद का अपना ब्रांड है। अब आते हैं सबसे चर्चित और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले शब्द पर, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। हाँ, इस शब्द को लेकर बहुत भ्रम है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक नास्तिक राज्य है जो सभी धर्मों का विरोध करे, और न ही ये पाकिस्तान या श्रीलंका की तरह एक धर्मातांत्रिक राज्य है जिसका अपना कोई राजधर्म हो। भारत एक तटस्थ राज्य है। इसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो क्या राज्य धर्म से पूरी तरह अलग रहता है, जैसे पश्चिमी देशों में होता है, चर्च और स्टेट के बीच अलगाव की दीवार? यही तो सबसे बड़ा मिथक है। भारत का पंथ निरपेक्षता सकारात्मक तटस्थता है। पश्चिम में राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन भारत में राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान और समर्थन देता है। जैसा कि पूर्व CJI PB गजेंद्र गढ़कर ने कहा था, भारत का राज्य अधार्मिक नहीं है। यह सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और जरूरत पड़ने पर सभी धर्मों के मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप भी कर सकता है। जैसे मंदिरों में दलितों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। एकदम सही। और अंत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि भारत एक अप्रत्यक्ष यानी प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, जहां हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण हैं जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, और उन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल मेमोरी हैक है, RIPR। RIPR? हाँ, RIPR। R से रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, जब किसी प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के पास हाँ या न में वोट के लिए भेजा जाता है। अच्छा। I से इनिशिएटिव, पहल, जब आम नागरिक खुद किसी कानून का मसौदा तैयार करके विधायिका को उस पर विचार करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। P से प्लेबिसाइट, मत संग्रह। आमतौर पर इसका इस्तेमाल किसी क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए होता है। और आखिरी R? और आखिरी R से रिकॉल, वापस बुलाना, जब मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा देते हैं। ये चारों उपकरण स्विट्जरलैंड जैसे देशों में तो आम है। क्या भारत में इनमें से किसी को राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल करने पर कभी कोई गंभीर बहस हुई? बहसें तो हुई हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन उपकरणों को लागू करना बहुत मुश्किल है। हमारा ढांचा प्रातिनिधिक लोकतंत्र का है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक प्रो टिप याद रखें, प्लेबिसाइट राय के लिए है, जबकि रेफरेंडम कानून पर वोटिंग के लिए है। परीक्षक इसी बारीक अंतर पर सवाल बनाकर आपको उलझा सकते हैं। तो इस पूरी गहरी और विस्तृत चर्चा का सार क्या है, अगर इसे एक पंक्ति में समेटना हो तो? सार यह है, प्रस्तावना संविधान की अभिन्न आत्मा है, संशोधनीय लेकिन अविनाशी। Preamble is the Constitution's integral soul, amendable but indestructible. यह एक बेहतरीन सारांश है, संशोधनीय लेकिन अविनाशी। यह विरोधाभास ही शायद हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। यह इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो समय के साथ बदल सकता है लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने ये तो जान लिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, लेकिन संविधान में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि मूल ढांचा आखिर है क्या। यह तय करने की शक्ति पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो वो हर मामले के तथ्यों के आधार पर तय करती है। तो सवाल ये उठता है
क्या ये अपरिभाषित शक्ति न्यायपालिका को विधायिका यानी जनता द्वारा चुनी गई संसद से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाती? इस पर सोचिएगा।